हेलो नॉलेज के दीवानों, स्वागत है आपका फिजिक्स फेम चैनल पर। जैसा कि मुझे लग रहा है आप मेरे थंबनेल को देखकर वीडियो पर आए हैं, तो इसको मैं बता देता हूं कि इस थंबनेल का मकसद क्या है। देखिए, जैसा कि आपको इस पर हेडिंग लिखी हुई दिख रही है, फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। लेकिन अब आप इसमें कहेंगे इसमें धोखा क्या है, तो इसमें धोखा ये है कि ये जो प्लेन शीट है एनसीईआरटी में हेडिंग यही डली हुई है। ठीक है, जब हम देखते हैं कि प्लेन शीट क्या, तो धोखे वाली बात इसमें यह है कि ये प्लेन शीट कंडक्टिंग है या फिर ये प्लेन शीट नॉन कंडक्टिंग है। ये प्लेन शीट किस चीज की बनी हुई है, कंडक्टिंग मटेरियल की है या फिर ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की है। तो इसमें जो ये एनसीईआरटी में दिया गया है उन्होंने इसमें नहीं बताया, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग के लिए है। ठीक है, ये जो है ये नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए है। मैं अब इसमें लिख देता हूं किसके लिए है ये नॉलेज के दीवानों, नॉन कंडक्टिंग शीट। ओके, ये है। अब हम इसके लिए डेरिवेशन करेंगे। गॉस थ्योरम की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वीडियो में पूरा बने रहें, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक प्लेन शीट है, इस पर ये चार्ज है और ये जो प्लेन शीट है ये इनफाइनाइट है। अब आप कहोगे कि इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा होगा, ऐसे कैसे हम कंसीडर करेंगे, तो इन्फिनिटी कुछ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इन्फिनिटी माना जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ से इस प्लेन शीट से एक पॉइंट लेता हूँ, ये पी पॉइंट लेता हूँ जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो ये पी पॉइंट की डिस्टेंस इस प्लेट से बहुत ज़्यादा, यानी कि इसके साइज से बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, बहुत ही कम है। तो इस बहुत छोटी सी डिस्टेंस के लिए इस प्लेट के साइज को इन्फिनिटी माना जाएगा। पहला पॉइंट आप समझे। आप कह रहे होगे सर ये पेपर कैसा हाथ में ले रखा है आपने, तो पेपर मैंने इस वजह से हाथ में ले रखा है कि ये थिन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है। अब जब हम नॉन कंडक्टिंग शीट पर चार्ज देते हैं, थिन है ये, देख लीजिए नॉन कंडक्टिंग है, पेपर है। अब अगर मैं इस पर चार्ज देता हूं तो चार्ज इसकी सिर्फ एक सरफेस पर रहेगा। ठीक है, इसकी सिर्फ एक सरफेस पर चार्ज रहेगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पर जो चार्ज की ये शीट है सिर्फ ये एक शीट है चार्ज की। मेरी बात आप समझें। अगर मैं से आपको बिल्कुल परपेंडिकुलर व्यू दिखाना चाहूं तो इसका परपेंडिकुलर व्यू ये होगा कि इस पर ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से है, यानी कि सिंगल शीट है ये पॉजिटिव चार्ज की, लेकिन नॉन कंडक्टिंग। बार बार ध्यान दिला रहा हूं मैं आपको बात को, नॉन कंडक्टिंग। यही क्या था, इसका धोखा था, जो कि हेडिंग में नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये हेडिंग में लिखा हुआ होना चाहिए। एनसीईआरटी को इस बात को क्लियर करना चाहिए कि वो नॉन कंडक्टिंग के लिए पूछ रहे हैं या फिर कंडक्टिंग के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि कंडक्टिंग के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो हम इसके लिए गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे, गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, उससे हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसे मैं यहां से रफ कर देता हूं, इसे भी रफ कर देता हूं। अब देखिए, इसे आगे डाल देता हूं मैं, जिससे कि आपको ये याद रहे। शीट कैसी है ये आपकी, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, अब देखिए ये मुझे पी पॉइंट पर चाहिए, तो मैं यहां से गॉसियन सरफेस एज्यूम करूंगा। और जब मैं गॉसियन सरफेस एज्यूम करूंगा तो वो गॉसियन सरफेस आप पर डिपेंड करती है कि उस गॉसियन सरफेस को आप कैसा मानते हैं, सिलिंड्रिकल मानते हैं या क्यूबॉइड मानते हैं। ठीक है, तो हम सिलिंड्रिकल मान लेते हैं। तो जब हम सिलिंड्रिकल मानते हैं, यहां से हमने ये पूरा एक पोर्शन ले लिया इधर इधर। अब ये पीछे भी होगा इसके, इधर भी ले लेते हैं इस साइड में। ठीक है, ये रही साइड हमारी, ये आ गई यहाँ पर। देख रहे हैं ना आप मेरी बात? ओके सर जी, बात देखते कहाँ हैं, बात तो सुनते हैं। अच्छा भैया सुन लो तो। ठीक, अब हमने इसका ये एरिया ले लिया, यहाँ पर ये एरिया आ गया। ठीक, ये पॉइंट पी मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, जो कि ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, जितना बड़ा ये क्रॉस सेक्शन एरिया है उतना ही यहाँ का ये होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। ये चार्ज की सिंगल शीट है, सिंगल शीट है, सिंगल शीट है, ध्यान में रखना है आपको बात को। ठीक है, अब ये जो एरिया है, ये जो इतना इतना एरिया माना है, इस एरिया को मैंने एस कंसीडर कर लिया है। तो जब ये एस है तो ये भी कंप्लीट एरिया एस होगा, ये भी कंप्लीट एरिया एस होगा। ठीक है,
अब ये जो यहाँ पर सरफेस एरिया जो होगा वो आपको पता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो इसका सरफेस एरिया हम ले लेते हैं छोटा सर, वो परपेंडिकुलर है यानी कि ds, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस का परपेंडिकुलर। ऐसे ही यहाँ पर जब ये है पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो इस पॉजिटिव चार्ज जितना भी आएगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा, यहाँ भी आउटवर्ड होगा, यहाँ भी आउटवर्ड होगा और यहाँ भी आउटवर्ड होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ई, ई और ई। तो अगर मैं इसे लिख देता हूं, इनको मैं ना लिखूं तो भी कोई बात नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हर पॉइंट पर कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। ऐसे ही यहां पर इसका एरिया वेक्टर छोटा सा एरिया ले लेते हैं। अब ये जो छोटा सा एरिया है ये ds है, ये s है, ये छोटा सा एरिया ds है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई e। ठीक है, बात समझे? ये जो शीट है ये शीट इस तरीके से है, जैसे अगर मैं इस पर पॉजिटिव लिख देता हूं, देखिए ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने शीट पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया और ये शीट के सिर्फ एक ही साइड में है, या आप ये भी मान सकते हो कि ये सिंगल चार्ज की एक लेयर है। अब मैं इस लेयर को ऐसे दिखा रहा हूं का परपेंडिकुलर ये, ठीक है। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया, डायग्राम ऐसे है कि सिलेंडर यहां से और इसमें से पार हो रहा है, यानी कि अगर मैं इसमें से इस मार्कर को पार कर देता हूं, ठीक है, देखिए अभी मैं दिखाता हूं आपको करके, यहां से ये समझ तो गए होंगे आप, ये ठीक है, ये देखिए अब ये मार्कर इसमें से पार है, तो ये क्या है आपकी, ये आपकी प्लेन शीट है, ये कंडीशन ये हो गई प्लेन शीट। अब मार्कर जो है ये आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है ये, और ये इधर निकल रही है इस प्लेन शीट में से, ठीक है। और हमने इस प्लेन शीट पर ये मार्कर की जो टिप है इसे हमने P पॉइंट मान लिया, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो ये आपको मैंने 3D दिखा दिया, इस तरीके से है। अब मार्कर का जो ये आ रहा है इधर वाला S, ये परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, ऐसे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये, लेकिन एक हम यहाँ पर भी मान सकते हैं, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए कि एक एरिया अगर हमने ये ले लिया है छोटा सा ds, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो ऊपर की तरफ होगा ds, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर भी इधर की तरफ ही होगा, तो इन दोनों के बीच में थीटा कितना बना, 90 डिग्री बना। ये आप इधर भी मान सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जगह कम है, घिचपिच हो जाएगी, इस वजह से मैंने इधर बना दिया है। आप इधर भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं है, नीचे भी मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं, नीचे की डायरेक्शन में भी दिखा सकते हैं। समझे नॉलेज के दीवानों? ओके सर जी, चलो अब शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब मैं इसे नाम देता हूँ, इस सरफेस को हम नाम देते हैं, ये जो छोटा सा एरिया है इसे नाम देते हैं हम फर्स्ट, इस वाली सरफेस को नाम देते हैं हम सेकंड, और इसे नाम देते हैं हम थर्ड। इस सरफेस को क्या नाम दूं? ये नाम दे दिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, आ जाइए तो अब इधर। तो आप ये डायग्राम समझ गए, ये प्लेन शीट समझ गए, कौन सी है नॉन कंडक्टिंग, यही धोखा था जो मैंने आपको बताया। तो अब यहां पर आप गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, E डॉट ds बराबर होता है किसके, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था ना। और आपको पता है E डॉट ds किसके बराबर होता है, फ्लक्स के बराबर होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं थी बताने की, फिर भी मैंने आपको बता दिया फ्लक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। इससे यहाँ से मैं रब कर सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो, अगर समझ में आ गया हो तो। ओके सर जी, कर दो रब, कर दो, ओके सर, ठीक है। अब ये आ जाता है E डॉट ds इजिकल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इस वाली टर्म को इन तीन जगहों के लिए तोड़ना है, ठीक है, इन तीन सरफेस के लिए तोड़ना है। तो पहला हो जाता है आपका E ds, डायरेक्ट लिख देता हूं, चलो डायरेक्ट नहीं लिखते, इनडायरेक्ट लिखते, बाद में से करेंगे। पहले फर्स्ट सरफेस के लिए प्लस यही सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए, ये सरफेस इंटीग्रेशन का साइन होता है, और ये E डॉट ds, फिर यही दोबारा किसके लिए, थर्ड सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख सकते हैं पहले सरफेस पर यहाँ पर E और ds के बीच में थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यहाँ पर भी थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यहाँ थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। बस ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन E ds कॉस, फर्स्ट के लिए कितना है, 0, कॉस 0, ठीक है, फर्स्ट टर्म। फिर मतलब सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, सेकंड के लिए हो जाएगा E ds कॉस 0। थर्ड के लिए कितना हो जाएगा,
ई डी एस कॉस 90 इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बात। इससे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इनकी वैल्यू आप सभी को पता है कि cos 0 की वैल्यू होती है 1 एंड cos 90 की वैल्यू होती है 0। इसे पुट कर दीजिए, यहाँ पर ही हो जाएगा। तो आपको मिलेगा फर्स्ट सरफेस के लिए ई डी एस प्लस दूसरी वाली सरफेस के लिए भी आपको मिलेगा कितना, ई डी एस, और ये आपका कितना हो जाता है प्लस 0, cos 90 की वैल्यू 0, कंप्लीट 0। अब देखिए यहां पर क्यू इन जो है ये चार्ज है। अब ये चार्ज सरफेस में होना चाहिए, सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लूड हो रहा है? अगर इस प्लेट पर बहुत सारा चार्ज है तो हम कैसे माने? तो हम यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे जिसे हम कहते हैं सिग्मा, राइट। अब सिग्मा जो है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, नहीं कि चार्ज पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है। इतना सारा हम चार्ज कहां तक कैलकुलेट करेंगे? तो हम सिर्फ एक पर यूनिट एरिया का चार्ज कैलकुलेट करेंगे। और अगर इस सरफेस का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया तीनों का बराबर है, यानी कि एस है, तो यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी यानी कि सिग्मा जो आपका बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? Q अपॉन एस। मेरी बात आप समझे? Q अपॉन एस। अब यहां से मैं Q की वैल्यू निकालता हूं तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू एस। यही तो चार्ज, यही तो सरफेस है जो घिरा हुआ है चार्ज। इधर भी मैंने बताया था ना आपको कि सिर्फ एक शीट है ये चार्ज की, इस वजह से बस यही चार्ज इसमें घिरा हुआ है। तो इस चार्ज को हम Q इन की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ये Q इन है तो सिग्मा इंटू एस, यहां पर आप पुट कर सकते हैं सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। ओके, अब यहां पर ये जब इंटीग्रेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस वाली टर्म का बाहर आ जाएगा एज ए कांस्टेंट। ds का इंटीग्रेशन होगा तो कितना बचेगा आपका s। ऐसे ही जब इसके लिए करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन करोगे कितना बचेगा s, प्लस 0 है, 0 को आप छोड़ ही दो, ठीक है, इसका तो चैप्टर खत्म। ठीक है, उसके बाद में सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपको टर्म मिलती है ई एस प्लस ई एस, 2es हो गए। अब यहां देखिए ये हो जाता है आपका 2es इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल, 2 का यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, खटाक से इधर भेज दो। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब आप कहोगे सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहां तो वेक्टर में दिख ही नहीं रहा। तो अगर तुम नहीं मानोगे, जिद पर अड़े हुए, तो चलो वेक्टर भी लगा देते हैं। तो अगर वेक्टर की बात आती है तो फिर इसे लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर वेक्टर लगा दीजिए और यहां पर आ जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज एन कैप। ये जो एन कैप है ये यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है। ओके, एन कैप इज यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। देखो अगर नहीं दिख रहा हो इसे नीचे से तो भाई कोशिश कर लेना, बोल दिया है मैंने। एन कैप क्या है? यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आगे बात समझ में? ओके, अब स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। सिग्मा मैंने आपको लिख दिया है, ये सारी टर्म दिखा दी है, ये सब दिखा दिया है, 1 2 3 ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई बात नहीं है, ले लीजिए। अब मैं यहां से इसे रब करता हूं और फिर देखते हैं आगे की कहानी। अब आगे की कहानी ये है, और वो कहानी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो आया है आपका, वेक्टर को मैं छोड़ देता हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो आया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें तो बहुत गड़बड़ हो गई। अब क्या गड़बड़ है? इसमें तो बड़ा ही केड़ा लोचा आ गया। अब वो लोचा ये है कि इसमें तो कहीं ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, इस डिस्टेंस को अगर हम r लेट करते हैं, और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये भी डिस्टेंस कितनी होती है? r लेट कर ली हमने कि जो P पॉइंट था ये r डिस्टेंस पर है, ये भी जो इधर वाला है ये भी r डिस्टेंस पर, तो इसमें तो कहीं भी r नहीं आ रहा। इसमें तो इस P पॉइंट की शीट से डिस्टेंस का जिक्र ही नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर मैं यहां से इस शीट के
सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस को r कंसीडर कर लेता हूं, तो इस फॉर्मूले में r का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और जब इस फॉर्मूले में r का कहीं कोई जिक्र नहीं है तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट की वजह से डिस्टेंस पर यानी कि r पर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट टू द डिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट not depend upon the distance from the plate। बात समझ रहे हैं? यानी कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा प्लेट से मैंने मान लिया यहां से लेकर यहां तक इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस थी वो r थी। ये भी जो हमने क्वेश्चन सरफेस लिए ये भी r डिस्टेंस पर ये लिए इधर, तो यहां इसमें कहीं भी r का जिक्र नहीं है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट P जो है इसके कहीं भी है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर ये इससे थोड़ी सी दूर है या और थोड़ी सी दूर है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करेगा। आप कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी मिलेगी आपको? सेम मिलेगी मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? सेम वैल्यू मिलेगी मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये प्लेट इनफाइनाइट है और ये जो डिस्टेंस है ये इस प्लेट के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, और जब ये बहुत छोटी है तो ये प्लेट इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इन्फिनिटी हो गई। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, आंट मैन मूवी थी, ठीक है, हाँ हॉलीवुड की मूवी थी, उसमें दिखाया गया था कि वो जो एंट मैन होता है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है एंट मैन, और छोटा होने के बाद में वो एक किसी पर्सन के सूट के अंदर चला जाता है, तो ये कहा जाता है कि वो क्वांटम स्टेट में चला गया, इतना छोटा हो गया। तो जब कोई चीज बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है तो उसके लिए सारी चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं। यानी कि अगर मैं ये मानता हूं कि यहां पर इस बोर्ड पर एक छोटी सी चींटी है, ठीक है, तो उस चींटी के लिए ये बोर्ड बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, या मैं ये मान लूं कि एक दीवार है, उस दीवार पर एक छोटी सी चींटी चढ़ रही है, तो वो जो छोटी सी चींटी है ना उसके लिए दीवार वो इन्फिनिटी का काम कर रही है, जबकि दीवार इन्फिनिटी तो है नहीं, हमारे लिए तो दीवार वैसी है, लेकिन उस चींटी के लिए वो इन्फिनिटी है। तो वो जो एंट मैन उसके अंदर घुस जाता है, सूट के अंदर घुस जाता है, तो वो क्वांटम स्टेट में पहुंच जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के अंदर, एटम के अंदर पहुंच जाता है, और तब उसके लिए समय रुक जाता है। कहने का मतलब इतना छोटा सा अगर वो चलेगा, उसे 10 मीटर की डिस्टेंस चल दी है, लेकिन वो तो एटम के साइज में पहुंच गया, तो उसे 10 मीटर चलने के लिए हजारों लाखों साल लग जाएंगे और उसके लिए समय रुक सा जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा उसके लिए समय। इस वजह से कंपैरिजन में चीजों को बताया जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ओके, तो इसमें आपने देखा कि ई जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, आर पर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन अब बात यह आती है कि अगर हम इस प्लेन शीट को फाइनाइट कर लें, ठीक है, हम तो नहीं कर रहे इनफाइनाइट, हम तो फाइनाइट कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। लेकिन इस बात को बताने से पहले मैं इसका ग्राफ और बता देता हूं आपको कि अगर बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में ग्राफ पूछ लिया जाए तो आप कैसे करेंगे। तो ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, ग्राफ दूसरा मार्क कर दें जरा, जमूरे दूसरा मार्क कर दो, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर। समझ रहे हैं आप बात? तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक, ये यहां पर ओरिजिन है, ये शो कर रहा है आर को यानी कि डिस्टेंस को, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस शो कर रही है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ये लाइन खींचेंगे और वो आर के पैरेलल होनी चाहिए, और इस पर लिख सकते हैं आप सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये लाइन कांस्टेंट है, यानी कि अगर हम यहां पर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है, परपेंडिकुलर डाल लीजिए इतनी।
अब हम डिस्टेंस यहाँ आ जाते हैं, इससे परपेंडिकुलर डालें तो भी की वैल्यू इतनी ही आ रही है, और ज़्यादा दूर पहुंच जाते हैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो भी की वैल्यू इतनी आ रही है, और ज़्यादा दूर पहुंच जाते हैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो भी की वैल्यू इतनी आती है। इसका मतलब आर कितना ही भी बढ़ेगा ए की वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि ये प्लेट से डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि प्लेट बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये जो पॉइंट है ये उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ओके, तो ग्राफ हो गया आपका। अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। लाइए दूसरी कहानी शुरू करते हैं, और वो कहानी ये है। अब मैं इसे रब कर देता हूं, और अब के नॉलेज के दीवाने नहीं मान रहे होते, ये कह रहे हैं जी फाइनाइट शीट लेंगे सर हम, लेकिन लार्ज ले ली जाएगी वो। ठीक है, चलो फाइनाइट शीट ले ली अब के हमने। ठीक है, इस पर हमने चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज ही दे दिया। अब क्या होगा? तो देखो बच्चों, आई मीन टू से नॉलेज के दीवानों, अब ये होगा कि अब जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिर्फ वैलिड होगा प्लेट के मिड सेक्शन के लिए, यानी कि एज EDGE एज इफेक्ट को हम नेग्लेक्टेड करेंगे। ठीक है, एज इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, और इसके सिर्फ मिडिल के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपको बात समझ गए आप? सिर्फ मिडिल सेक्शन के लिए अप्लाई होगा। ओके, बात समझे आप मेरी? यानी कि अब यहां पर ये नहीं होगा, अगर ये फाइनाइट है तो इसके मिडिल के लिए अप्लाई होगा, सिर्फ ये बीच के लिए किनारों से दूर, इसके किनारों से दूर सिर्फ मिडिल पार्ट के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन आपकी जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है उसके लिए ये हर जगह अप्लाई होगा। ओके, आ गई बात समझ में? आगे बात समझ में? एज, ओके, ये जो एज है ना, ठीक है, ये जो एज है ये सही है। ओके ओके ठीक है, अब आप इतना कर लीजिए, फिर इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं और इस ग्राफ को भी रफ कर देते हैं। ठीक है, देखो डायग्राम में बहुत मेहनत लगी है मुझे बनाने में, डायग्राम रफ नहीं करूंगा, चाहे तुम नॉलेज के दीवानों बुरा मानो या भला मानो। ठीक है, इसे भी रफ नहीं करूंगा, इसका भी मुझे खेल करना। देखो अब मैंने आपकी दो बातें मान ली। पहली बात मैंने आपकी ये मान ली, आपने कहा कि इसे इन्फिनिटी नहीं, हम तो फाइनाइट लेंगे, फाइनाइट लेंथ की लेंगे, लेकिन बड़ी लेंगे, तो उसे भी बता दिया। अब कुछ नॉलेज के दीवाने ये कह रहे हैं कि जी हम तो थिन नहीं लेंगे, हम तो थिक लेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? नॉलेज के दीवानों ने ये कहा कि हम थिन नहीं लेंगे, हम तो थिक लेंगे। ये तो सर आपने थिन के लिए बता दिया, हमें तो थिक के लिए बताइए। तो थिक के लिए देख लो, कोई बात नहीं है, आपकी बात सराखों पर। ठीक है, देखो तो अब अगर हम इसे थिक ले लेते हैं, लेकिन ये भी कैसी है? ये भी आपकी नॉन कंडक्टिंग है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लीजिए, आपकी बात बिल्कुल मान ली। आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमें इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो देखो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपकी इस बात को माना जाए। तो देखो हमने मान लिया आपकी बात। ठीक है, ये आ गई आपकी थिक आ गई। अब हमने इस पर चार्ज दिया पॉजिटिव। ठीक है, तो जब हम इस पर चार्ज देंगे तो पीछे वाली जो सरफेस है, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, उस पर भी चार्ज आएगा। ठीक है, पीछे वाली सरफेस पर भी चार्ज आएगा, इस पर भी। ये पीछे जो है इसके, ये वाली जो सरफेस है पीछे वाली, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? जैसे एक किताब है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं तुम्हें। जैसे ये है, अब ये थिक हो गई, अब इसकी इस सरफेस पर भी चार्ज है और इस पर भी चार्ज है, यानी कि इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये थिक है। ठीक है, तब अब हम इसके लिए कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको सिंपल दो तरीके हैं। अगर इस पॉजिटिव, यानी कि इससे मैं इस पॉइंट पर देख रहा हूँ, पी पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस आर है, ये तो आपको क्लियर है, डिस्टेंस पर तो डिपेंड ये करता ही नहीं है। ओके, अब अगर हम इससे देखेंगे, इस वाली आगे वाली की वजह से देख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, समझ गए, E1। अब मैं इसकी वजह से भी देखूंगा तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इधर की तरफ ही आएगा, E2। तो यहाँ पर जो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला वो किसके बराबर मिला? E1 प्लस E2। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ E1 की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है? एक प्लेन शीट की वजह से ये एक प्लेन शीट है, दूसरी जो इसके पीछे वाले ये भी एक प्लेन शीट की तरह वर्क कर रही है, तो इसकी वजह से अभी आपने निकाला कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो अब आपको मिला वो कितना मिला? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल,
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये है आपकी थिक THICK थिक शीट। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थिक शीट की वजह से है। अब आप कहोगे सर एक मेथड और बता दो, तो देखिए एक तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, एक मेथड और है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, अब उस मेथड को देखिए आप। दूसरा मेथड ये है कि आप वही फॉर्मूला लगाइए EDS डॉट, ठीक है, इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे इधर वाली साइड जब आप कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही जो अभी हमने कैलकुलेट करे थे इधर, इसके लिए तो 0 आ रहा था हमारा E डॉट DS का प्रोडक्ट, इसके लिए आ रहा था हमारा, इसके लिए आ रहा था, तो ऐसे यहाँ पर बनेगा, एक पोर्शन इधर बनेगा और एक पोर्शन इधर बनेगा। इसके लिए आपका EDS, इसके लिए भी EDS दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं आपको, तो इधर भी ES हो जाएगा प्लस इधर भी ES हो जाएगा, 90 वाला तो 0 हो ही गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ Q इन है। अब ये जो Q है ये कितना है यहाँ, तो देखिए एक तो इस सरफेस पर इधर वाली सरफेस का चार्ज है, एक दूसरी सरफेस पर भी चार्ज है, तो उसका भी चार्ज है। अब यहाँ पर टोटल चार्ज जो घिरा हुआ है वो दोनों सरफेस एरिया से घिरा हुआ है। दोबारा बताता हूं मैं आपको, देखो ये है, एक चार्ज तो इधर है, इस वाली सरफेस पर है, इसका एरिया काउंट होगा। ठीक है, और इधर भी चार्ज है तो इसका भी एरिया काउंट होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू जो होगा आपका Q अपॉन A, वहां पर सिग्मा जो होगा Q अपॉन A तो होगा ही होगा, मतलब Q अपॉन S, लेकिन वहां पर S कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया आ गया और इसका सरफेस एरिया आ गया, यानी कि 2S हो गया वहां पर। ठीक है, 2S हो गया। लेकिन ये क्या था, ये सिर्फ एक शीट थी, ये सिर्फ एक शीट थी, इस वजह से यहां पर सिर्फ S लिया था हमने, 2S नहीं लिया था। तो अब इस कंडीशन में इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए तीर निकाल कर आता हूं, इसके लिए, तो यहां से जो होगा सिग्मा इज इक्वल टू वो किसके बराबर होगा, Q अपॉन 2S। ठीक है, अब Q निकालेंगे आप तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू 2S। ये Q की वैल्यू आपको रखनी है, इतना चार्ज इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ Q इन की वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा इंटू 2S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कितना हो गया 2ES इज इक्वल टू सिग्मा 2S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, S से S कैंसिल, तो E इज इक्वल टू कितना मिला हमें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक तरीका आपका ये है, ये था आपका फर्स्ट मेथड ये वाला। ठीक है, ये है आपका सेकंड मेथड, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ग्राफ बता दिया मैंने आपको। अब कहोगे सर आपने इतनी देर से कर रखा था नॉन कंडक्टिंग, कम से कम कंडक्टिंग के लिए भी बता दो क्या होगा। तो कंडक्टिंग के लिए देख लीजिए क्या होगा, कंडक्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग के लिए भी ये वाला आता है जो इस नॉन कंडक्टिंग के लिए आता है ना, सेम कंडक्टिंग के लिए भी यही आता है। ओके, इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी अगर हम कंडक्टिंग प्लेट की बात करेंगे। अगर आप कहेंगे, आपकी रिक्वेस्ट आएगी, तो बिल्कुल आपका भाई जरूर बनाएगा आपके लिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, कंडक्टिंग प्लेट के लिए भी मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो ये कंडक्टिंग के लिए है, कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, अब उसके बाद में यही सेम फॉर्मूला होता है नॉन कंडक्टिंग के लिए, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, थिक शीट होनी चाहिए, मोटी शीट होनी चाहिए, तब उसके लिए भी यही आता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग के लिए भी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। जाते जाते फिर मैं आपको बताता हूं कि ये डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट से कि वो पॉइंट प्लेट से कितनी दूरी पर है, कहां पर है, क्योंकि उस पॉइंट के लिए वो प्लेट बहुत ज्यादा बड़ी है। फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के फ्रेंड के साथ में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू अगेन।